मैं बस एक स्कैवेंजर हूँ जो लाइव स्ट्रीम करता है, लेकिन पूरे इंटरनेट के कॉप्स की नज़र मुझ पर टिकी रहती है, क्योंकि मैं जो भी खोद कर निकालता हूँ वह कभी सिर्फ कचरा नहीं होता। कभी बॉडी पार्ट्स निकल आते हैं, कभी टाइप 38 राइफल, तो कभी ग्रेनेड्स। एक बार मैं जंगली सब्जियां खोदने गया था और सीधे 1000 साल पुराने टूम तक पहुंच गया। तब से मैं रिवॉर्ड मनी कमाता आ रहा हूँ। लोकल कॉप्स तो पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। उनमें से कुछ तो सच में खुद पुलिस को अपने ऊपर बुलाने का मन बना लेते हैं। ये स्कैवेंजर हमारा पूरा काम अकेले कर रहा है। इस समय मैं सड़क के किनारे बैठा हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे जिंदगी से हार मान चुका हूँ। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इस शरीर में आए पूरा एक दिन हो चुका है। खाना, उसे भूल ही जाओ। मैंने तो पानी की एक घूंट भी नहीं पी है। इस शरीर के पिछले मालिक ने एक लाइव सर्वाइवल शो में हिस्सा लिया था और शुरुआत से ही टास्क था स्कैवेंजिंग। मुझे सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है, बल्कि अपने कैमरामैन रेक्स को भी खिलाना है, जो सचमुच किसी बैल जितना विशाल है। समस्या ये है कि मुझे कभी इस तरह जीना सिखाया ही नहीं गया। तभी रेक्स बोलता है, ब्लेज, अभी कोई नहीं देख रहा, उधर जाओ और उस ट्रैश कैन में खोजबीन करो, इससे पहले कि प्रोडक्शन टीम हमें एलिमिनेट कर दे, क्योंकि कंपटीशन से निकलने से पहले ही हम भूख से मरने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मैं शर्म से सिर झुका लेता हूँ, उंगली से जमीन कुरेदते हुए बुदबुदाता हूँ, बस 1 मिनट, वहां एक कुत्ता बैठा है, उसके जाने के बाद जाऊंगा। जैसे ही रेक्स सुनता है कि हम फिर इंतजार करने वाले हैं, वह पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद आज ही उसका 10 LBS वजन कम हो गया होगा। ब्लेज, वह कहता है, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, अब तो खाने का सपना भी नहीं देख रहा। बस मेरे लिए एक खाली पानी की बोतल ढूंढ दो, मैं उसके अंदर की दीवार चाट लूंगा, कसम से। रेक्सवेल की बात सुनकर मैं अपनी उंगलियां कनपटियों पर रख लेता हूँ। अगर हम सच में यह कंपटीशन जीत गए तो प्रोडक्शन टीम 10 मिलियन यूएन का ग्रैंड प्राइज देगी। तब जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बस यही ख्याल मुझे तुरंत खड़ा कर देता है। मैं सड़क पर मौजूद एक आवारा कुत्ते को घूरता हूँ, तैयार कि उसके पास जो भी बचा खुचा खाना है उसके लिए उससे लड़ जाऊं। लेकिन उसी क्षण मेरे दिमाग में एक तेज डिंग की आवाज गूंजती है। हमारे प्यारे प्लेयर, सिस्टम ने आपकी स्किल डिटेक्शन एक्टिवेट कर दी है। हमें आप पर भरोसा है। एक स्कैवेंजर भी एम्पायर बना सकता है। ये सुनकर मैं लगभग अपने ही अविश्वास से घुट जाता हूँ। ये सिस्टम आखिर खेल क्या रहा है? लेकिन अगले ही पल मेरे सामने रखा चांदी रंग का ट्रैश कैन हल्की लाल रोशनी से चमकने लगता है। मेरी आंखों के सामने एक पारदर्शी पैनल उभर आता है। डिटेक्शन कंप्लीट। इस ट्रैश कैन को सैल्वेज करने पर कम से कम 1000 यूएन की स्क्रैप वैल्यू प्राप्त होगी। मैं जोर से निगलता हूँ। 1000 यूएन, पता है उससे कितने पोर्क सैंडविचेस खरीदे जा सकते हैं? ये सोच भी पूरी नहीं होती कि मैं उसकी ओर दौड़ पड़ता हूँ। मैं ट्रैश कैन को उसके बेस से उखाड़ता हूँ, कंधे पर लादता हूँ और झाड़ियों की ओर भाग जाता हूँ। पीछे दौड़ रहा रेक्स वहीं जम जाता है। ब्लेज, रुको रुको रुको, हमें स्कैवेंजिंग करनी है, चोरी नहीं। तुम पूरा ट्रैश कैन क्यों उठा ले गए? रेक्स सच में घबरा गया है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसे नुकसान पहुंचाओगे तो फाइन लगेगा, और 2 भूखे कंटेस्टेंट्स फाइन भरने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स हैरान रह जाते हैं। रुको, कंटेस्टेंट NO3 आखिर कर क्या रहा है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? यहाँ तक कि पास बैठा आवारा कुत्ता भी उलझन में दिखता है। उसका खाना रखने वाला डिब्बा ही कोई उठा ले गया था। 1 मिनट, अंदर क्या है? अब तक मैं ट्रैश कैन की सारी चीजें जमीन पर उलट चुका था, और जो चीज लाल चमक रही थी वह कैन नहीं था, वह एक कसकर बंद किया गया काला प्लास्टिक बैग था। मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं। क्या सच में इसके अंदर ऐसा ब्रेज्ड पोर्क हो सकता है जिसकी कीमत 1000 यूएन हो? मैं हाथ डालकर उसे फाड़ देता हूँ। रेक्स भी कैमरा उठाए पहुंच जाता है। ब्लेज, उस ट्रैश कैन को वापस रख दो, इससे पहले कि वह कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए। मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। और फिर से कह रहा हूँ, हम स्कैवेंजर्स हैं, भिखारी नहीं। लेकिन अगले ही पल रेक्स पूरी तरह चुप हो जाता है। वह बैग के अंदर देखता है और एक कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है। उसकी आवाज मुझे भी होश में ले आती है। मैं, रेक्स और यहाँ तक कि वह कुत्ता भी झाड़ियों से बाहर भाग पड़ते हैं। हम दूर जाकर जमीन पर गिरते हैं और हाँफने लगते हैं। लाइव स्ट्रीम फट पड़ती है। हे भगवान, ये कचरा नहीं है, ये इंसानी बॉडी पार्ट है। मेरा तो लगभग नियंत्रण ही छूट जाता है। चैट पूरी तरह पागल हो चुकी थी। तभी स्ट्रीम अचानक बंद हो जाती है। पर्दे के पीछे प्रोडक्शन टीम में हड़कंप मच चुका था। उन्होंने अभी अभी साफ देखा था, बिल्कुल साफ, असली इंसानी बॉडी पार्ट्स। उन्होंने स्ट्रीम तुरंत बंद कर दी, लेकिन उतनी जल्दी नहीं कि कोई देख न पाए। स्टाफ इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था, जबकि बुल आराम से चाय की चुस्की ले रहा था। शांत रहो, उसने कहा। लाइव शोज में अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। इसे संभालो और स्ट्रीम फिर से चालू करो। और हाँ, कंटेस्टेंट NO3 पर नजर बनाए रखो। अगर उसमें मेंटल ब्रेकडाउन के कोई संकेत दिखें तो उसे कंपटीशन से जल्दी बाहर निकाल देना। स्टाफ के सभी लोग सिर हिलाते हैं। बिल्कुल, आप एक अनुभवी डायरेक्टर हैं, आपको कुछ भी हिला नहीं सकता।
इस बीच रेक्स और मैं किसी तरह खुद को संभाल चुके थे। हमने तुरंत लोकल पुलिस को फोन किया। आधे घंटे के अंदर पूरी सड़क पुलिस व्हीकल से भर गई और लंबी क्राइम सीन टेप लगा दी गई। आसपास के इलाके के निवासी भीड़ लगाकर खड़े हो गए, चाहे उन्हें कितनी भी बार जाने के लिए कहा गया हो। जो भी चल सकता था वह यहाँ मौजूद था। यहाँ तक कि जो बुजुर्ग बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे, उन्होंने अपने परिवार वालों से जिद करके खुद को यहाँ तक उठवाया। हर चेहरे पर डर और बेशर्म जिज्ञासा का अजीब मिश्रण था। टेप के अंदर एक ऑफिसर कैप्टन आयरन की ओर मुड़ा। कैप्टन, कट के निशानों के आधार पर यह हिस्सा पहले मिले हुए हिस्सों से मेल खाता है। लगता है ये सभी एक ही सेट से हैं। पुष्टि के लिए लैब रिजल्ट्स की जरूरत होगी। कैप्टन आयरन ने सिर हिलाया और सबूतों को स्टेशन वापस ले जाने का आदेश दिया। फिर उसने हमारी ओर देखा। तुम दोनों हमारे साथ चलो। अगर सब कुछ कंफर्म हो गया तो आगे की प्रक्रिया करनी होगी। उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही मैं तेजी से सिर हिलाने लगा। जरूर जरूर, लेकिन एक छोटा सा सवाल, वहाँ खाना मिलता है क्या? रेक्स ने चुपचाप मुझे थम्स अप दिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को पुलिस वाले के सामने खाना मांगते नहीं देखा था। कैप्टन आयरन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया, लेकिन हमारी हालत देखकर उसने आह भरी और सिर हिला दिया। ठीक है, और क्योंकि सबूत तुम लोगों ने ढूंढा है, स्टेशन पर रिवॉर्ड भी मिलेगा। मेरा चेहरा तुरंत चमक उठा। तो सिस्टम के बताए हुए 1000 यूएन यहीं छिपे हुए थे। रेक्स और मैं खुशी खुशी पुलिस कार में बैठ गए। हमने बयान दिए, पेपर वर्क पूरा किया, रिवॉर्ड लिया और कैप्टन आयरन को अलविदा कह दिया। फिर हम अपने खाली बर्लैप सैक्स झुलाते हुए स्टेशन से बाहर निकल गए। कैप्टन आयरन दरवाजे से हमें जाते हुए देखता रहा और गहरी सांस छोड़ी। उसे लगा था कि जो कुछ हमने देखा उसके बाद हमारा खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन सच तो यह था कि हम दोनों ने मिलकर 7 कटोरे नूडल्स साफ कर दिए थे, जिनमें उसका और उसके साथियों का हिस्सा भी शामिल था। अब रेक्स और मैं सड़क पर चल रहे थे। स्ट्रीम दोबारा चालू हो चुकी थी। मुश्किल से 2 कदम चले होंगे कि रेक्स मेरे करीब आकर बोला, प्लीज, क्या तुम मुझे कुछ खिलाने की ट्रीट दे सकते हो? कैप्टन आयरन लगातार मुझे घूर रहा था। मैं ठीक से खा ही नहीं पाया। मैंने बड़े दिल से हाथ हिलाया और बिना सोचे मान गया। बारबेक्यू चलते हैं, वैसे भी रात हो चुकी है। बारबेक्यू स्ट्रिप में टहलते हुए शायद कुछ ऐसा भी मिल जाए जो स्कैवेंजिंग के लायक हो। हम दोनों बारबेक्यू स्ट्रिप पहुंचे, बैठ गए और मुश्किल से ऑर्डर पूरा किया ही था कि मेरी नजर एंट्रेंस के पास रखे ट्रैश कैन पर पड़ी। वह भी बिल्कुल पहले वाले की तरह लाल चमक रहा था। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिटेक्शन कंप्लीट। इस ट्रैश कैन को खंगालने पर कम से कम 1000 यूएन कैश प्राप्त होगा। प्लेयर, तुरंत आगे बढ़ो। मैंने निगलते हुए कुर्सी छोड़ी और सीधे ट्रैश कैन की ओर बढ़ गया। जैसा सोचा था, उसके अंदर भी एक कसकर बंद किया हुआ काला प्लास्टिक बैग था। उसे उठाते समय मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। मैं रेक्स को बुलाकर इसकी जानकारी देने ही वाला था कि रेस्टोरेंट का ओनर दौड़ता हुआ आया और मेरी तरफ उंगली तान दी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? उसे नीचे रखो। किसने कहा तुम्हें मेरे शॉप में कचरा लाने के लिए? जिस पल तुम दोनों अंदर आए थे तभी कुछ गड़बड़ लगा था, और अब तुम मेरी दुकान के दरवाजे पर स्कैवेंजिंग कर रहे हो। मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। ओनर ने देखा कि मैं चुप हूँ, फिर उसने मेरे कांपते हुए हाथों की तरफ देखा। उसके दिमाग में अचानक कुछ क्लिक हुआ। रुको, क्या ये सच में कोई कीमती चीज है? उसने झटके से बैग मेरे हाथ से छीन लिया। ये मेरी दुकान से गिरा था, तुम्हें इसे उठाने का कोई हक नहीं था। तभी कुछ लोग भी बोलने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ये बैग दोपहर में देखा था। तुम इसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। मुझे मत परखो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उन दोनों की बहस सुनकर मैं पूरी तरह उलझ गया। ये लोग किसी भी चीज पर दावा कर सकते हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या आपको यकीन है कि यह आपका ही है? ओनर तुरंत बोला, बिल्कुल, मेरे सारे स्टाफ ने इसे देखा है। अब कुछ ऑर्डर करो या निकल जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। ये कहकर वह बैग लेकर वापस अंदर चला गया। मैंने अपनी नाक रगड़ी और रेक्स की ओर हाथ बढ़ाया। फोन दो, मुझे स्टेशन में एक कॉल करनी है। अगर सस्पेक्ट को ढूंढने पर बड़ा रिवॉर्ड मिलता है तो कोशिश करना बनता है। कॉल जल्दी कनेक्ट हो गई। हेलो, क्या कैप्टन आयरन उपलब्ध है? मैं ब्लेज बोल रहा हूँ। आज पहले स्टेशन आया था। मुझे लगता है कि मैंने वह चीज फिर से ढूंढ ली है जिसकी आपको तलाश है। ये बारबेक्यू स्ट्रिप के किंग बारबेक्यू में है। और हाँ, ओनर कह रहा है कि उसके पास विटनेसेस भी हैं। जी, जल्दी आइए। मैंने फोन रख दिया। अगले ही सेकंड ओनर बैग हाथ में लिए दुकान से बाहर भागा और चीखने लगा, बचाओ, भागो, इसके अंदर पैर हैं, भागो, पुलिस को बुलाओ। रेक्स ने बिल्कुल सही समय पर कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया। लाइव स्ट्रीम फिर से फट पड़ी। कंटेस्टेंट नो 3 को बधाई। बॉडी पार्ट पंजा 1। व्यूअर्स 10,000 पार कर चुके हैं। आज सुबह तो 100 भी नहीं थे। वाकई एकदम अलग किस्म का इंसान। क्या तुमने कभी किसी को शरीर के हिस्सों का जिगसॉ पजल बनाते देखा है? कंटेस्टेंट नंबर 3 सच में सबसे अलग निकला, लेकिन जाहिर है मुझे इस सब की कोई खबर नहीं थी।
क्योंकि उस समय मैं इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा था और मालिक को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, जो फूट फूट कर रो रहा था। मत रो, जो किया सो किया, अगली बार बस बेहतर फैसले लेना। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी बात सुनकर वह और जोर से रोने लगा। कैप्टन आयरन एक आदेश भरी आवाज में चिल्लाया और मालिक को वहां से ले जाने का आदेश दे दिया। फिर उसकी शक भरी नजर रेक्स और मुझ पर आकर टिक गई। एक ही दिन में 2 अहम सबूत मिल गए। किसी भी हिसाब से ये सामान्य बात नहीं है। उसकी नजर मेरी त्वचा तक सिहरा गई। मैं तुरंत बोल पड़ा, कैप्टन, ये किस्मत थी, बिल्कुल शुद्ध किस्मत। हम बस देर रात का स्नैक खाने बैठे थे, देखा कि कूड़ादान काफी भरा हुआ है, तो सोचा शायद कुछ बोतलें वगैरह मिल जाएं। कैप्टन आयरन ने लंबी सांस ली। उसे शक तो था, लेकिन हम पूरे समय लाइव थे। ऐसा कोई मौका ही नहीं था जब हम कुछ कर सकते। फिर भी उसकी पूरी टीम ने इलाका छान मारा और कुछ नहीं मिला, जबकि हम बस इधर उधर टटोलते हुए 2 अहम सबूत ढूंढ लाए। आखिरकार कैप्टन आयरन ने थकी हुई सांस छोड़ी। ठीक है, स्टेशन वापस आ जाओ। प्रक्रिया तो जानते ही हो। हमारी मदद करो, अपना पैसा लो और निकल जाओ। वह मुड़ा और गाड़ी में बैठ गया, लेकिन फिर रुक कर पीछे देखने लगा। एक और बात, आज रात इस शहर के 30,000 से भी ज्यादा कूड़ेदानों को पूरी तरह खाली कराया जाएगा। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। दिमाग पूरी तरह खाली था। आखिर अभी हो क्या रहा है? क्या कैप्टन आयरन सच में मेरी रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रहा है? उधर गाड़ी में बैठने से पहले रेक्स किसी और की मेज से सीख कबाब उठा लाया। इनके पैसे हमने दिए हैं तो इन्हें साथ ले जा रहे हैं। कागजी कार्रवाई हम प्रोफेशनल्स की तरह निपटा गए। जब तक सब खत्म हुआ, आधी रात काफी पीछे छूट चुकी थी। रेक्स उदास चेहरे के साथ सीखों को पकड़े हुए था। प्लीज, कैफेटेरिया तो कब का बंद हो चुका है, अब ये मांस खाएंगे कैसे? मैंने चारों तरफ देखा और मेरी नजर गेट हाउस पर जा टिकी। ओल्ड गेट, अभी भी जाग रहे हो? अरे, अंदर छोटा सा चूल्हा है क्या? हमारे पास कुछ सीख हैं, जरा गर्म कर दोगे? अरे, यहाँ तो शराब भी रखी है। ओल्ड गेट कुछ प्रतिक्रिया देता, उससे पहले ही मैं रेक्स को खींचकर अंदर ले गया। सीख, कबाब और शराब। हम तीनों छोटी सी मेज के चारों तरफ बैठे, घूंट और कौर साझा करते हुए जमकर मजे कर रहे थे। ओल्ड गेट, तुम्हारी तो मौज है, बस गेट की रखवाली करो और ड्यूटी पर शराब पीते रहो। वह हंसा और सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ ही घूंट बाद शराब का असर ओल्ड गेट पर चढ़ गया और तभी अचानक वह फूट फूट कर रोने लगा। मेरी जिंदगी सिर्फ दुखों से भरी रही है। मैंने अपने पहले प्यार का 50 साल इंतजार किया, पूरे 50 साल। मैं उसकी पत्नी से भी ज्यादा जी गया और आज उसने दूसरी शादी कर ली। ऊपर से मुझे शादी में बुलाने की हिम्मत भी कर ली। मैं लंबे समय तक ओल्ड गेट को दिल खोलकर रोते हुए देखता रहा। फिर मैं खड़ा हो गया। उदास मत हो, मैं अभी 2 और बोतलें लेकर आता हूँ, आज रात जमकर पियेंगे। मैं रेक्स को वहीं छोड़कर दुकान की ओर निकल गया, लेकिन 2 मिनट बाद ही मैं पूरी रफ्तार से वापस लौटा। मेरी बाहों में बाहर रखा धातु का बड़ा कूड़ादान था। धड़ाम, मैंने उसे मेज पर पटक दिया। ओल्ड गेट पलकें झपकाता रह गया। वह कमर तक ऊंचे उस कूड़ेदान को घूरता रहा। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। बेटा, मैं शराब अच्छी तरह संभाल सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसी चीज से शराब नहीं पी। इसमें तरल टिकेगा भी। उधर कैप्टन आयरन सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म पहने अपनी टीम को एक कूड़ेदान से दूसरे कूड़ेदान तक लेकर जा रहा था। सब लोग चौकन्ने रहो, वह स्कैवेंजर ये सब जानबूझकर कर रहा है। आखिरी टुकड़ा जरूर इन्हीं कूड़ेदानों में कहीं होगा। अफसरों ने दांत भींच लिए और पूरी ताकत से खोज शुरू कर दी। वे किसी स्कैवेंजर से हार मानने वाले नहीं थे। आखिर वे प्रोफेशनल थे। लेकिन पूरे 5 शहर ब्लॉक छान मारने के बाद भी उनके हाथ सिर्फ प्लास्टिक की बोतलों के कुछ बैग ही लगे। असल में ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि जब कूड़े में हाथ डाल ही रहे हैं तो खाली हाथ घर क्यों लौटें। कैप्टन आयरन उन बोतलों को घूरता रहा। शायद उनकी रिसाइकलिंग वैल्यू करीब 100 युएन रही होगी। ये ख्याल उसके मन में आया ही था कि वह खुद डर गया। मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं आखिर ये सब सोच भी क्यों रहा हूँ। उसी समय उसका फोन बज उठा। उसने फोन निकाला। कॉल ओल्ड गेट की थी। ओल्ड गेट एक अनुभवी आदमी था। 30 साल सिर्फ दरवाजों की रखवाली को समर्पित। फैक्ट्री के गेट, ऑफिस टावरों के प्रवेश द्वार, यहाँ तक कि लड़कियों के डॉर्मेट्री के दरवाजे भी। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिसकी उसने रखवाली न की हो। उसकी प्रतिष्ठा बेदाग थी। वह कभी काम में कोताही नहीं करता था और उसके पूरे करियर में कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। कैप्टन आयरन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ ओल्ड गेट ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। कैप्टन, अभी तुरंत वापस आओ। स्टेशन के ठीक बाहर वाले कूड़ेदान में एक सिर मिला है। कैप्टन आयरन का दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, स्टेशन के बाहर वाला कूड़ेदान। खुद को संभालने के बाद वह पूरी ताकत से अपनी टीम पर चिल्लाया, सब लोग तुरंत वापस लौटो। अधिकारी भागते हुए उसके पास आ गए, अभी भी अपने अपने कबाड़ के बोरे पकड़े हुए। कैप्टन, हम क्यों जा रहे हैं? अभी कुछ और ब्लॉक बाकी हैं, खोज जारी रखते हैं। इस रफ्तार से तो आज रात का पेट्रोल खर्च भी निकल आएगा। कैप्टन आयरन के माथे पर नस उभर आई। बस, सब रुक जाओ। क्या तुम सब अपना असली काम भूल गए हो? और वो कौन था जिसने कहा था कि हमारे अपने स्टेशन के बाहर वाला कूड़ेदान बिल्कुल सुरक्षित है? फिर उसने दहाड़ते हुए कहा, 30,000 शब्दों की रिपोर्ट मेरे डेस्क पर चाहिए। 1 घंटे बाद कैप्टन आयरन पूरी टीम को लेकर वापस स्टेशन पहुंचा।
जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि रेक्स, मैं और ओल्ड गेट एक सीधी कतार में उकड़ू बैठे हैं और हमारे सामने वही चांदी रंग का कूड़ेदान रखा है। कैप्टन आयरन के जबड़े इतने जोर से भींच गए कि लगता था अभी टूट जाएंगे। उसने 100 से ज्यादा अधिकारियों को पूरी रात शहर भर के कूड़ेदानों में खोजबीन करने भेजा था और जवाब पूरे समय उसके अपने दरवाजे के सामने रखा था। इस समय तो वह ओल्ड गेट की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। फिर उसकी नजर हम दोनों पर गई। और तुम दोनों इनाम लेने के बाद भी गए नहीं, यहाँ बैठकर बियर और पोर्क ट्रॉटर्स खा रहे हो। अब समझाओ मुझे, तुम लोग दावत उड़ा रहे थे, फिर अचानक कूड़ेदान में खुदाई करने क्यों लगे? क्या पोर्क ट्रॉटर्स खुद भागकर कूड़ेदान में चढ़ गए थे? कैप्टन आयरन किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं था कि दुनिया में ऐसे संयोग भी हो सकते हैं, लेकिन सच यही था। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सच में समझ नहीं आ रहा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से करूं। कुछ चीजें बस किस्मत होती हैं। लेकिन कैप्टन आयरन को देखकर, जो साफ तौर पर टूटने की कगार पर था, मैंने शर्मिंदा सी मुस्कान के साथ कहा, कैप्टन, सारी गलती मेरी है। मैं वादा करता हूँ, अभी से मैं किसी भी कूड़ेदान को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। सच कहूँ तो हाल में कूड़ेदानों से कुछ खास मिल भी नहीं रहा था। पता नहीं सारी बोतलें कहाँ गायब हो गई थीं। लेकिन बात करते करते मेरी नज़र कुछ अधिकारियों पर पड़ी जो गाड़ी के पीछे से बोरे निकाल रहे थे। बोरे कबाड़, लोहे और स्क्रैप मेटल से ठसाठस भरे हुए थे। मैं कुछ सेकंड तक पूरी तरह स्तब्ध खड़ा रहा, फिर तुरंत अपना रुख बदल लिया। खैर कैप्टन, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर रहा। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर रखने लायक कुछ न मिले तो क्या मैं आपको किसी स्क्रैप यार्ड से मिलवा दूं? हमारा शो जिस स्क्रैप यार्ड के साथ काम करता है वो मार्केट रेट से ज्यादा पैसे देता है। छटाक! ये कैप्टन आयरन की कमर की आवाज थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आखिरी हिम्मत भी टूट गई हो। सारे सबूत मिल चुके थे। उसे राहत महसूस करनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से वह मुस्कुरा नहीं पा रहा था। कम से कम अब उसे इन दोनों से दोबारा नहीं जूझना पड़ेगा। आधे घंटे बाद हम स्टेशन से 1000 युएन लेकर बाहर निकले। सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी थी। रेक्स और मैं पूरी तरह थक चुके थे। ब्लेज, मैं खत्म हो गया हूँ। क्या हम कहीं सो सकते हैं? या सच कहूँ तो चलो नॉकटर्नल बन जाते हैं, कम से कम कंपटीशन तो कम होगा। मैं ठुड्डी सहलाते हुए सच में इस विकल्प पर सोचने लगा। लेकिन सोएंगे कहाँ? कंपटीशन पूरे 15 दिन चलने वाला था और 3000 युएन कोई ऐशो आराम वाली रकम नहीं थी। शहर में होटल लेना तो नामुमकिन था। फैसला हो गया। मैंने रेक्स के साथ एक टैक्सी रोकी। ड्राइवर, हमें शहर के बाहर कहीं भी ले चलो जहां हम लेट कर सो सकें, जगह कोई भी हो। हम दोनों ने एक साथ लंबी जम्हाई ली। ड्राइवर ने जैसे ही रियर व्यू मिरर में झांका, हम दोनों पहले ही गहरी नींद में जा चुके थे। ड्राइवर ने दांत पीस लिए। दो नालायक लड़के, जिन्हें अभी समझदार होना चाहिए था, पूरी रात जागते रहे, बिल्कुल मेरे घर वाले लड़के जैसे। वह बड़बड़ाया, अपने बेटे को तो नहीं संभाल सकता, लेकिन तुम दोनों को जरूर संभाल सकता हूँ। और उसने गाड़ी शहर से बाहर दौड़ा दी। मैं ऐसे सोया जैसे ली। ड्राइवर ने जैसे ही रियर व्यू मिरर में झांका, हम दोनों पहले ही गहरी नींद में जा चुके थे। ड्राइवर ने दांत पीस लिए। दो नालायक लड़के, जिन्हें अभी समझदार होना चाहिए था, पूरी रात जागते रहे, बिल्कुल मेरे घर वाले लड़के जैसे। वह बड़बड़ाया, अपने बेटे को तो नहीं संभाल सकता, लेकिन तुम दोनों को जरूर संभाल सकता हूँ। और उसने गाड़ी शहर से बाहर दौड़ा दी। मैं ऐसे सोया जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। नीचे की जमीन अविश्वसनीय रूप से आरामदायक थी, किसी 5 स्टार होटल के बिस्तर से भी बेहतर। मैं करवट बदलकर फिर से सोने ही वाला था कि रेक्स ने मुझे झटके से उठा दिया। हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आ गए? मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने हरी भरी घास का अथाह मैदान फैला हुआ था। रेक्स अभी भी बोल रहा था, ब्लेज, वो ड्राइवर सच में बहुत अच्छा इंसान निकला। सब कुछ यहाँ है, कैमरा भी। उसने सिर्फ सही किराया लिया। हमारी तो किस्मत खुल गई। उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, फिर हमारा सारा सामान भी कार से उतार कर रख दिया और हमें जगाया तक नहीं। मैं धीरे से खड़ा हुआ और पूरे शरीर को खींचकर स्ट्रेच करने लगा। सच कहूँ तो, मैंने आह भरते हुए कहा, आजकल ऐसे ड्राइवर बहुत कम मिलते हैं। हम बातें करते हुए अपना सामान समेटने लगे और चल पड़े। समय पहले ही शाम के 4-8 बजे से आगे निकल चुका था। यहाँ से बाहर निकलते निकलते डिनर का समय हो जाना था। लेकिन हम मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि अचानक भुने हुए चिकन की खुशबू हवा में तैरती हुई हमारी नाक तक पहुंची। जिस जगह हम जागे थे, उसे देखते हुए क्या सच में आसपास कोई कैंपिंग कर रहा था? हम उस खुशबू का पीछा करते हुए छोटे से पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही सामने का दृश्य दिखाई दिया, मेरे पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक ठंडी सिहरन दौड़ गई। हमारे चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। तभी दूर कहीं से एक गरजती हुई आवाज आई, तुम दोनों कौन हो? एक के पास कैमरा है और दूसरे के पास बर्लैप सैक, तो तुम ही चोर हो। कोई इन्हें पकड़ो। चोर! इन्होंने चढ़ावे का सामान चुरा लिया। मैं आगे बढ़कर समझाने ही वाला था कि अचानक एक जैसे यूनिफॉर्म पहने लोगों का झुंड न जाने कहां से निकल आया। उनके हाथों में हो और शवल थे। उसी समय एक औरत जमीन से भुना हुआ चिकन उठाकर सीधे हमारी तरफ दौड़ पड़ी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। बिना कुछ बोले रेक्स का हाथ पकड़ा और हम दोनों कब्रिस्तान के अंदर की तरफ पूरी रफ्तार से भाग पड़े। पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की।
लगभग 1 मील तक दौड़ने के बाद मुझे आगे कुछ दिखाई दिया। मैंने उधर इशारा किया, वहां चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे और अंधेरा होने का इंतजार करेंगे। अभी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रेक्स ने कैमरा दोबारा कंधे पर टांगा और हम पेड़ों की कतार के किनारे किनारे चलते हुए एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंचे। साफ था कि वह लंबे समय से वीरान पड़ी थी। रेक्स उसे देखते हुए बुदबुदाया, मैं अभी सोच ही रहा था कि आखिर यहाँ रहने वाला इंसान कैसा होगा। प्लीज, जैसे ही अंधेरा होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये जगह मुझे बुरी तरह डरा रही है। चैट वाले अभी हमारी अच्छी खासी खिंचाई कर रहे होंगे। मैंने सिर हिलाया, दरवाजा खोला, अंदर जल्दी से नजर दौड़ाई और बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली। आखिरकार थोड़ा आराम मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी, सिस्टम पैनल अचानक चमक उठा। डिटेक्शन कंप्लीट, डिग आउट द क्लीवर, रिवॉर्ड वैल्यू अननोन। मैंने दोनों हाथों से हैंडल पकड़ा और क्लीवर को बाहर खींच लिया। रेक्स कैमरा लेकर पास आ गया। प्लीज, स्क्रैप मेटल भी बिक जाता है। आखिर हमें कुछ तो मिला जो रखने लायक है। लेकिन मेरी नजर उस ब्लेड पर जमी हुई थी। उस पर गहरा लाल भूरा पदार्थ चिपका हुआ था। मेरा पूरा शरीर एकदम स्थिर हो गया। रेक्स, इस पर क्या लगा हुआ है? ये खून तो नहीं? रेक्स भी जम गया। वह धीरे धीरे झुका, ब्लेड से थोड़ा सा पदार्थ उंगलियों पर लिया और उसे रगड़कर देखने लगा। लाल रंग अभी भी गीला है, सूखा नहीं है। उसका चेहरा पल भर में उतर गया। उसने तुरंत मेरी बांह पकड़ ली, जैसे अगले ही पल भागने वाला हो। उसी समय चैट पूरी तरह फट पड़ा। हे भगवान, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? कोई लोकल व्यूअर है तो तुरंत पुलिस को कॉल करो। ये क्या मुसीबत है? ये तो सच में डरावना है। ये लाइव स्ट्रीम अपोकलिप्स जैसी क्यों लग रही है? उधर प्रोडक्शन टीम के बैक स्टेज में पूरा स्टाफ अफरा तफरी में था। कल दूसरे ब्लैक प्लास्टिक बैग के मिलने के बाद से ही सब तनाव में थे। तब से सबने सांस रोक रखी थी और सिर्फ एक बात उन्हें थोड़ा शांत रख रही थी। रेक्स के कैमरा ने अब तक कुछ भी बहुत ग्राफिक कैप्चर नहीं किया था, लेकिन फिर तीसरा ब्लैक प्लास्टिक बैग सामने आ गया। उसके बाद दोनों को कब्रिस्तान में लोगों ने दौड़ा लिया। जो सांस उन्होंने रोक रखी थी वह अब तक बाहर नहीं निकली थी। उन्हें डर था कि कहीं कोई ऐसा दृश्य लाइव न चला जाए जिसे दिखाना ही मुमकिन न हो। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि एक कंटेस्टेंट आखिर इतना केओस कैसे ढूंढ लेता है। पूरी टीम मॉनिटर पर टकटकी लगाए बैठी थी और सबकी उंगलियां इमरजेंसी किल स्विच के ऊपर मंडरा रही थीं। बुल ने बहुत धीरे से लंबी सांस ली, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़ा और अपनी जेब से ब्लड प्रेशर की दवा निकाल ली। किसी की नजर न पड़े इसलिए उसने चुपके से 2 गोलियां मुंह में डाल लीं। उसी समय स्टेशन में कैप्टन आयरन और उसकी टीम ब्रीफिंग रूम में बैठे हुए थे। सबकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। लैब रिपोर्ट अभी अभी पहुंची थी। मौजूदा सबूतों के आधार पर सबसे संभावित क्राइम सीन शहर के बाहर स्थित हैप्पी फैमिली सेमेट्री है। सब लोग तैयार हो जाओ, हम 5 मिनट में निकल रहे हैं। पूरा कमरा तुरंत हरकत में आ गया। तभी कैप्टन आयरन को अचानक कुछ याद आया। उसने एक जूनियर ऑफिसर को रोका। मैंने तुम्हें ब्लेज पर नजर रखने को कहा था। स्टेशन छोड़ने के बाद वे कहाँ गए? क्या वे शहर से बाहर निकल गए? ऑफिसर ने पलक झपकाई, जल्दी से अपना फोन निकाला और लाइव स्ट्रीम खोल दी। लेकिन फीड पूरी तरह लोड भी नहीं हुई थी कि स्ट्रीम पहले से ही लाइव चल रही थी। कैप्टन आयरन आगे झुक गया। क्या पता चल सकता है कि वे कहाँ हैं? ऑफिसर ने सिर खुजलाया। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। कैप्टन, ये जगह हैप्पी फैमिली सेमेट्री जैसी लग रही है। वे आज दोपहर वहीं सो रहे थे। टेरेन देखकर लगता है कि अभी भी वहीं आसपास हैं। ये सुनकर कैप्टन आयरन ने आंखें बंद कर लीं। पूरे 30 सेकंड तक वह एक शब्द नहीं बोला। फिर धीरे से बोला, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट जाओ, अकाउंटेंट को साथ लाओ, रिवॉर्ड पेपर वर्क भी ले आना, वह भी हमारे साथ चलेगा। अगर कोई अप्रत्याशित बात नहीं हुई तो जो आदमी उन दोनों का पीछा कर रहा था वही हमारा सस्पेक्ट है। और उसी समय सेमेट्री के पीछे वाले जंगल में पूरी अफरा तफरी मची हुई थी। हमारे पीछे पड़ा आदमी हार मानने को तैयार ही नहीं था। आधे घंटे से ज्यादा समय से वह हमारे पीछे दौड़ रहा था और मैंने तो उसे बस क्लीवर के सपाट हिस्से से हल्का सा छुआ था। क्या सच में इतनी सी बात के लिए कोई इतना पीछे पड़ सकता है? प्लीज, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है क्या? कम से कम थोड़ी देर कैमरा तो पकड़ लो। मैं सच में सोच रहा था कि शायद अब थोड़ा इंसानियत वाला व्यवहार कर लेना चाहिए। तभी पीछे से जोरदार धप्प की आवाज आई। मैं और रेक्स दोनों एक साथ रुक गए। हम पलटे और देखा कि वह महिला अपने हाथ में भुना हुआ चिकन पकड़े खड़ी थी, जबकि वह आदमी जमीन पर सीधा फैला पड़ा था। महिला ने विजयी अंदाज में कहा, आखिर पकड़ लिया तुम लोगों को, पहले पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। मैं कभी प्रोविंशियल टीम में थी। अब बताओ, तुम दोनों में से किसने मेरे पति की कब्र पर चढ़ाया गया चढ़ावा चुराया? मैं उसे घूरता रह गया। मेरा जबड़ा लगभग जमीन पर गिर चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। मैंने तुरंत जेब से 200 युएन निकाले और दोनों हाथों से उसकी तरफ बढ़ा दिए। मैडम, ये सब गलतफहमी थी। कृपया यह मत सोचिए कि रकम कम है। शाम होते होते हैप्पी फैमिली सेमेट्री के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी थी। क्राइम की पुष्टि हो चुकी थी। सिर्फ स्टेशन की टीम ही नहीं, मीडिया क्रूज भी पहुंच चुकी थी। हर कोई कैमरा उठाए कब्रिस्तान के अंदर भागा चला आ रहा था।
सेमेट्री के पीछे वाले छोटे जंगल में कैप्टन आयरन प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, न खुशी न दुख, बस पूरी तरह सुन्न, सचमुच सुन्न। अब पुष्टि हो चुकी थी कि वही मध्यम आयु का आदमी सस्पेक्ट था। उसे मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही उसने ऑफिसर्स को देखा, वह फूट फूट कर रोने लगा और सब कुछ कबूल कर लिया। उसकी एकमात्र विनती थी, उस महिला को मुझसे दूर रखो। मैं दोबारा भुने हुए चिकन से नहीं पिटना चाहता। सीन की प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद एक रिपोर्टर भीड़ को चीरता हुआ कैप्टन आयरन तक पहुंचा। कैप्टन को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला और माइक्रोफोन सीधे उसके चेहरे के सामने कर दिया गया। कैप्टन आयरन, ग्रेस्टोन सिटी में एक गंभीर क्राइम हुआ था। खबर है कि आपको केस सुलझाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन केवल 2 दिनों में ही सस्पेक्ट गिरफ्तार हो गया। इसके पीछे कोई खास टेक्निक है? दूसरा रिपोर्टर भी कूद पड़ा। कैप्टन आयरन, इतनी तेज सफलता का राज क्या है? क्या आज की गिरफ्तारी का संबंध कल रात के ट्रैश कैन ऑपरेशन से था? क्या आप इस बारे में कुछ बताएंगे? कैप्टन आयरन की आंख बुरी तरह फड़क उठी। उसकी नजर में ये सारे रिपोर्टर पूरी तरह बेवकूफ थे। आखिर वह क्या कहता कि उसे 2 स्कैवेंजर मिले और केस अपने आप हल हो गया? कैप्टन आयरन ने धीरे से लंबी सांस ली। तभी भीड़ में से एक रिपोर्टर ने अचानक हैरानी भरी आवाज निकाली और माइक्रोफोन लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। आप ब्लेज हैं, कॉन्टेस्टेंट नंबर 3, वही स्कैवेंजर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने फिर कोई बॉडी पार्ट ढूंढ लिया? मैं अभी जवाब सोच ही रहा था कि रेक्स आगे बढ़ा और माइक्रोफोन अपने हाथ में ले लिया। पूरी कहानी जाननी है तो मुझसे बात कीजिए। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ब्लेज का पर्सनल कैमरामैन हूं। पूरी डिस्कवरी हमारे फुटेज में रिकॉर्ड है। अनकट वर्जन देखने के लिए हमारे लाइव स्ट्रीम पर जाइए, वहां फुल रिप्ले उपलब्ध है। रेक्स ने बात खत्म की और मुझे आंख मार दी। उसी पल मुझे याद आया कि व्यूअर काउंट भी हमारे स्कोर का हिस्सा था। उधर प्रोडक्शन ऑफिस में बुल अपनी स्क्रीन घूरे जा रहा था। डायरेक्टर, कॉन्टेस्टेंट नंबर 3 का व्यूअर काउंट पागलों की तरह बढ़ रहा है। हम 50,000 पार कर चुके हैं और ब्लेज ट्रेंडिंग में है। शो पूरी तरह फट पड़ा है। बुल अपनी आंखों के सामने दिख रहे आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे शहर का प्रोडक्शन ऐसा कमाल कर सकता है। उसने गहरी सांस ली। उसके अंदर खुशी और पीड़ा दोनों बराबर मात्रा में थीं। पीड़ा इस बात की थी कि शो पूरी तरह पटरी से उतर चुका था। कंटेस्टेंट नंबर 3 ने अब तक एक भी कबाड़ का टुकड़ा नहीं उठाया था, लेकिन पुलिस स्टेशन की वांटेड लिस्ट में जो भी चीज थी वह सब ढूंढ निकाल रहा था। और खुशी इस बात की थी कि उसका शो सचमुच वायरल हो चुका था। बुल हंसते हुए बोला, किसी को ब्लेज से संपर्क करने भेजो। बहुत हल्का सा इशारा देना। शायद वह सच में थोड़ा कूड़ा भी उठा ले। यह कहते हुए वह अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। उधर कब्रिस्तान में कैप्टन आयरन की बिल्कुल भावहीन निगाहों के बीच मैंने 10,000 यूएन की रिवॉर्ड मनी स्वीकार की। केस बंद हो चुका था। सेमेट्री मैनेजर, जो काफी देर से पास ही इंतजार कर रहा था, तुरंत हमारी तरफ दौड़कर आया और हमें गेट तक छोड़ने लगा। अगर तुम दोनों किसी शो का हिस्सा न होते तो मैं इसी वक्त तुम्हें हमारे सेमेट्री का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बना देता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, सिर्फ आज दोपहर में हमने दर्जनों प्लॉट्स बेच दिए। जब भी स्कैवेंजिंग करने निकलो, यहाँ हमेशा स्वागत है। मैनेजर की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज की सेल्स लगभग पूरे साल की कमाई के बराबर पहुंच गई थी। गेट पर पहुंचकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। लगातार तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले ही कह दिया है कि तुम्हारा चेहरा याद रखें। जब चाहो आ जाना, यहाँ तुम्हारा हमेशा स्वागत रहेगा। मुझे समझ आ गया कि बात किस दिशा में जा रही है। मैंने जल्दी से कुछ शिष्टाचार वाली बातें कहीं, रेक्स को पकड़ा और बिना पीछे देखे वहां से निकल लिया। सड़क पर हम धीरे धीरे चलते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार हम दोनों में से किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आज हमने 10,000 यूएन कमाए थे, लेकिन न जाने क्यों हम दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था। प्रोडक्शन टीम ने मुझे स्क्रिप्ट से पूरी तरह भटक जाने के लिए फ्लैग कर दिया था। अब मुझे असली टास्क पर वापस लौटना था। मैंने कनपटियां दबाईं। तो आखिर जंक ढूंढेंगे कहाँ? रेक्स ने लंबी सांस छोड़ी। सच कहूं तो पिछले 2 दिनों में जो हुआ है वह ट्रैश उठाने से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। और रुको, तुम सच में पहले यहाँ आ चुके हो? किसी और को मत बताना। मेरी आंट के हस्बैंड यहाँ काम करते हैं, उनकी जॉब जा सकती है। मैं रेक्स को घूरता रह गया, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और उसके हाथ में अभी भी चल रहे कैमरा पर नजर डाली। मेरी आंख बुरी तरह फड़कने लगी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूं। क्या मैं स्क्रैप यार्ड में स्कैवेंजिंग करने के उसके शानदार विचार की तारीफ करूं या उसकी अद्भुत बिजनेस सेंस की? क्योंकि तीसरे आदमी की बात छोड़ो, अब तो 30,000वां इंसान भी जान चुका था कि रेक्स के अंकल स्क्रैप यार्ड में काम करते हैं, क्योंकि हम लाइव थे। क्या ये आदमी थोड़ा भी कम खुलकर बातें नहीं कर सकता था? मैंने लंबी सांस छोड़ी और उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो पहले कुछ बर्लप सैक्स खरीदते हैं। वेस्ट प्रोसेसिंग स्टेशन में सॉर्टर्स की एक टीम सुबह आए माल को घूर रही थी। कुछ बहुत गड़बड़ है। कल रात इस शहर के लोगों ने आखिर किया क्या था? मैंने कभी ट्रैश को इतना साफ नहीं देखा। बेचने लायक एक भी चीज नहीं बची। दूसरा बोला, सही कह रहे हो, मैं घंटों से सॉर्टिंग कर रहा हूँ और एक भी काम की चीज नहीं मिली। आज का ट्रैश बहुत अजीब है, बहुत ही अजीब।
तभी किसी ने कहा, अंकल रस्टी, आपने कहा था ना कि आपका कोई रिश्तेदार किसी स्कैवेंजिंग शो में कैमरामैन है। जाकर पूछिए, क्या ये उन्हीं का काम है? क्या वे हमें बिजनेस से बाहर करना चाहते हैं? अंकल रस्टी ने भौहें सिकोड़ लीं। यहाँ तक कि कुछ यूएन में बिक जाने वाली बोतलें तक पूरी तरह गायब थीं। वह अभी सोच ही रहा था कि कॉल करे या नहीं, तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा, रेक्स का कॉल था। बातचीत खत्म होते ही अंकल रस्टी सीधे एंट्रेंस की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने और रेक्स ने उसे आते देखा, हम दोनों ने तुरंत सेमेट्री से लाए हुए फ्रूट्स आगे बढ़ा दिए। हमने उसे आने का कारण समझाया। अंकल रस्टी अच्छा इंसान निकला। आज का माल वैसे भी बेकार है। 2 फटेहाल बच्चों को थोड़ा बहुत खोदने देने से क्या फर्क पड़ेगा? जब तक ये फ्रूट सब में बांट दिए जाए, कोई शिकायत नहीं करेगा। मैं और रेक्स तुरंत काम में लग गए। उधर अंकल रस्टी अपने साथियों को इकट्ठा करके ऑफिस की तरफ चला गया ताकि फ्रूट्स बांट सके। तभी अचानक किसी ने चौंक कर आवाज लगाई, अरे, इन एप्पल्स पर कुछ लिखा हुआ है। सब लोग एकदम रुक गए। एप्पल्स पर छपा हुआ था, डिपार्टिंग इन पीस, गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। उसी समय यार्ड के अंदर मैं और रेक्स ट्रैश हीप के ऊपर उकड़ूं बैठे एक दूसरे को उदास चेहरों से देख रहे थे। इस जगह को तो किसी ने ऐसे साफ कर दिया था जैसे कोई कुत्ता पूरी हड्डी छाट कर गया हो। आधा घंटा बीत चुका था और हमें एक टुकड़ा स्क्रैप मेटल तक नहीं मिला था। मैंने उन बर्लैप सैक्स की तरफ देखा जिन पर हमने पूरे 100 यूएन खर्च किए थे और मुझे लगा मेरी आत्मा टूटने लगी है। तभी रेक्स ने अचानक अपने माथे पर हाथ मारा। प्लीज, मुझे पता चल गया समस्या क्या है। हम कल रात वाले ट्रैश में खोज रहे हैं। स्टेशन वालों ने पूरी रात इसे खंगाला था। सारी अच्छी चीजें पहले ही उठा ली गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। क्या लापरवाही थी। मैं ये पहले क्यों नहीं समझ पाया? हालांकि निष्पक्ष होकर देखा जाए तो कैप्टन आयरन सबूत ढूंढने में जितना भी अच्छा हो, उसने स्क्रैप वैल्यू वाली चीजें ढूंढने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब क्या करें? मैंने पूछा। फल सौंप दिए गए हैं, बोरे खरीद लिए गए हैं। अब हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। ब्लेज, ढूंढते रहो। इतने बड़े कचरे के ढेर में कुछ न कुछ तो जरूर होगा। और फिर मैं जानता हूं कि अंकल रस्टी की टीम कैसे काम करती है। छोटी मोटी चीजें वे अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए रेक्स और मैं अपनी किस्मत स्वीकार करते हैं, अपनी छोटी फावड़ियां उठाते हैं और उस विशाल ढेर में खुदाई शुरू कर देते हैं। तभी ठन की आवाज आती है। मेरी फावड़ी सतह के नीचे किसी ठोस चीज से टकराती है। ये तो किसी बड़ी चीज की आवाज लगती है। अंकल रस्टी हमें ढेर के नीचे झुककर खुदाई करते हुए देख लेते हैं और जिज्ञासा से हमारी ओर चले आते हैं। हमने जो छोटा गड्ढा खोदा है, उसमें से एक जंग लगा धातु का टुकड़ा बाहर निकला हुआ है। वे सिर हिलाकर कहते हैं, काफी लकी खोज है बच्चे। ये शायद इस ढेर के बनने से भी पहले यहाँ दबा हुआ था। खुदाई जारी रखो, लगता है इसके नीचे और भी कुछ है। मेरा चेहरा उत्साह से चमक उठता है। मैं हाथ रगड़ता हूँ और तेजी से खोदने लगता हूँ। तभी रेक्स बगल से बुदबुदाता है, इसमें 2 फिन्स क्यों लगे हुए हैं? मैं भी उतना ही उलझन में हूँ, लेकिन अंकल रस्टी तो लगभग उत्साह से कांप रहे हैं। इस काम में इतने सालों में मैंने कभी ऐसी चीज नहीं खोदी। रुको, मैं कुछ लोगों को बुलाता हूँ, पहले इसे बाहर निकालते हैं। ज्यादा समय नहीं लगता। अंकल रस्टी अपने कई साथियों को बुला लाते हैं। सब लोग फावड़ियां उठाते हैं और आश्चर्यजनक गति से ढेर के नीचे एक विशाल गड्ढा खोद डालते हैं। जब ऊपरी हिस्सा पूरी तरह बाहर आ जाता है तो सब लोग एकदम स्थिर हो जाते हैं। वह एक अंडाकार आकार का बम का सिरा है। हे भगवान, क्या वह सचमुच बम है? मैंने कहा था ना, वे सेब शुरू से ही शापित थे। तुम सब जानते हो ग्रेस्टोन सिटी कितनी अजीब जगह है। सब पीछे हटो, इससे दूर रहो। अंकल रस्टी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? नीचे बम पड़ा है और आप बिजली के खंभे पर क्यों चढ़ रहे हैं? मेरा दिमाग पूरी तरह बंद हो चुका है। मैं खंभे के पीछे खुद को चिपका लेता हूँ, मुंह कसकर बंद, दिमाग बिल्कुल खाली। मैं यहाँ कुछ अच्छा स्क्रैप निकालने आया था, लेकिन यहाँ तो एक बम निकला और देखने से ही कम से कम 2 मीटर लंबा लगता है। सबसे बुरी बात यह है कि सिस्टम ने चेतावनी भी तब भेजी जब हम लगभग इसे पूरा बाहर निकाल चुके थे। अगर हम थोड़े और धीमे होते तो चेतावनी आने से पहले पूरा बम बाहर आ चुका होता। पहले फट जाने देता और बाद में सूचना भेज देता तो क्या बिगड़ जाता। उसी समय कोई कांपती आवाज में बोलता है, अब क्या करें? क्या ऐसी चीज के लिए स्टेशन को कॉल नहीं करना चाहिए? इससे मेरा होश वापस आता है। मैं माथे पर हाथ मारता हूँ और तेजी से सबकी ओर घूमता हूँ। अचानक मेरे अंदर फिर से ऊर्जा भर जाती है। हाँ हाँ हाँ, अभी कॉल करो। स्टेशन में मेरा एक संपर्क है, कैप्टन आयरन को बुलाओ। रेक्स चुपचाप मेरे पास मुस्कुरा देता है। दूसरी ओर लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग पागल हो रहे हैं। मुझे पता था। मैंने 2 घंटे लगातार कचरा खोदते हुए यूं ही नहीं देखा था। इन्होंने सच में कुछ बहुत बड़ा निकाल लिया। चलो ब्लेज, रुको, ये तो वेस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी है। यहाँ बम कैसे पहुंच गया? क्या इस जगह को बनाने से पहले जमीन स्कैन नहीं की गई थी? तुम्हें इतिहास नहीं पता। देश भर में अभी भी बहुत सारे बिना फटे बम जमीन के नीचे दबे हुए हैं। जब मैं बच्चा था, हमारे आंगन में भी एक था। मेरे पिता मुझे कहते थे कि उस पर घोड़े की तरह सवारी करो। ये चमत्कार ही है कि मैं आज ये टाइप करने के लिए जिंदा हूँ। उधर स्टेशन में कैप्टन आयरन और उनकी टीम लगातार 2 दिन और 2 रातों से ड्यूटी पर हैं। उनकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है।
वे इतने थके हुए हैं कि बाथरूम जाने के लिए भी दीवार का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन केस लगभग खत्म हो चुका है। कैप्टन आयरन अपनी टीम की ओर देखते हैं। हर किसी की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं। वे ताली बजाकर कहते हैं, बस कुछ और मिनट। सब लोग जल्दी से केस बंद करते हैं और फिर तुम सब आराम कर सकते हो। प्रक्रिया अच्छी नहीं थी, लेकिन केस तेजी से बंद हुआ और ऊपर वाले अधिकारी संतुष्ट हैं। कल से आराम के लिए रोटेशन शुरू होगा। उनके मुंह से शब्द पूरे निकल भी नहीं पाते कि कमरे में एक जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंज उठती है। पूरी इमारत का ब्लड प्रेशर एक साथ बढ़ जाता है। कैप्टन आयरन तुरंत घूमते हैं और गरजते हैं, फायर डिपार्टमेंट और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को अलर्ट करो। अभी सारी छुट्टियां रद्द। सब लोग वेस्ट सॉर्टिंग स्टेशन की ओर चलो। मूव। अगले ही पल पूरा स्टेशन हरकत में आ जाता है। एक के बाद एक गाड़ियां सायरन बजाते हुए बाहर निकल पड़ती हैं। इधर सॉर्टिंग यार्ड में कचरे के ढेर के नीचे रेक्स और मैंने बम के सिर के सामने 3 आधे खाए हुए सेब रख दिए हैं और गंभीरता से झुककर प्रणाम कर रहे हैं। हे महान बम, हम आपको अपना सम्मान अर्पित करते हैं। ये दृश्य देखकर अंकल रस्टी और बाकी लोगों के चेहरे अजीब हो जाते हैं। उन्होंने आज तक किसी को बम के सामने झुककर प्रणाम करते नहीं देखा था। उनमें से एक आदमी पूरी ईमानदारी से उलझन में पड़कर अंकल रस्टी की ओर मुड़ता है और पूछता है, अंकल रस्टी, क्या ऐसा नहीं हुआ था कि आपके रिश्तेदार का सिर बचपन में किसी दरवाजे में फंस गया हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को कब्रिस्तान से प्रॉफिट निचोड़कर निकालते नहीं देखा। तुम्हारी भी काफी हिम्मत है ये कहने की। मैंने साफ साफ देखा था। सबसे ज्यादा तुमने ही खाया था। उस सेब पर लिखा था बुढ़ापे से मरा, एक पर लिखा था बहुत कम उम्र में मर गया और दूसरे पर लिखा था बहुत जल्दी चला गया। उन सेबों का हिसाब चुकाने के लिए तुम्हें कितनी जिंदगियां चाहिए होंगी? जबकि यह बहस जारी रहती है। स्टेशन की गाड़ियां आखिरकार वहां पहुंच जाती हैं। कैप्टन आयरन अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। यार्ड के कर्मचारी अविश्वास से उन्हें घूरते रह जाते हैं। ये निश्चित रूप से स्टेशन के ऑफिसर हैं, लेकिन इन सब की आंखों के नीचे इतने गहरे काले घेरे क्यों हैं? अंकल रस्टी कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं, फिर आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। उनका पहला वाक्य किसी मुक्के की तरह जा लगता है, आप कैप्टन आयरन ही होंगे। आने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि हमने आपकी पैंडा कन्वेंशन में बाधा नहीं डाली। कैप्टन आयरन अपने दांत जोर से भींचते हैं और थके हुए अंदाज में हाथ हिलाते हैं। वह रेक्स और मेरे पास आते हैं। अपनी काली घेरों वाली आंखों से हमें लंबे समय तक घूरते रहते हैं, फिर धीरे और भारी सांस छोड़ते हैं। एक भी शब्द नहीं बोलते। रेक्स और मैं समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपना मुंह बंद कर लेते हैं और बिना कहे एक तरफ हट जाते हैं। कैप्टन आयरन अपनी टीम को लेकर गड्ढे के किनारे पहुंचते हैं। वह तीनों सेबों के बचे हुए हिस्सों को लात मारकर रास्ते से हटाते हैं और अपने अधिकारियों की ओर मुड़ते हैं। सब लोग बॉम्ब सूट पहन लो, सतर्क रहो। पहले इसके चारों तरफ का पूरा ढेर साफ करो। थोड़ी ही देर में बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट और फायर क्रू भी पहुंच जाते हैं। सभी लोग मिलकर ढेर को खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन लगभग तुरंत ही बॉम्ब डिस्पोजल क्रू को कुछ अजीब दिखाई देता है। स्टेशन के कई ऑफिसर्स न जाने कहां से बोरे निकाल लाए हैं। वे एक हाथ से फावड़ा चला रहे हैं और दूसरे हाथ में बोरा पकड़े हुए हैं। इतने सारे लोगों के साथ काम होने के कारण पूरा ढेर साफ होने में ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी फैलनी शुरू होती है, पूरा कचरे का ढेर हटा दिया जाता है। कैप्टन आयरन गड्ढे के तल में पड़े जंग लगे खोल को देखते हैं और आखिरकार राहत की सांस छोड़ते हैं। वे बिना किसी दुर्घटना के इस स्थिति से निकल आए थे। वह अपने हाथ आपस में बजाते हैं। रेक्स और मेरे पास आते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, चलो, अब जो बचा है वह बॉम्ब डिस्पोजल टीम का काम है। वे इसे संभाल लेंगे। 10,000 युएन का रिवॉर्ड। हमारा स्टेशन इसे कवर करेगा। चलो। उधर बैक स्टेज में बुल अपनी झपकी से जागता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे छत उसके ऊपर गिर गई हो। बम? क्या सच में बम जैसी चीज उनके शो का हिस्सा होनी चाहिए? उसकी पहली प्रतिक्रिया ट्रैफिक स्पाइक उठाने की होती है, लेकिन जैसे ही वह आंकड़ों को सीधा ऊपर जाते हुए देखता है, वह उसे छोड़ नहीं पाता। इसके अलावा उसके पास किसी कंटेस्टेंट को बिना कारण बाहर निकालने का कोई आधार भी नहीं है और तकनीकी रूप से यह बम एक अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट है। कुल रिवॉर्ड 20,000 युएन। कचरा बीनते बीनते एक दिन में 5 अंकों की कमाई। यह उस शो के उद्देश्य के बिल्कुल उल्टा था जो शुरू में सोचा गया था। बुल का सिर दर्द से फटने लगता है। शहर के दूसरी ओर हम वापस स्टेशन पहुंच चुके हैं। पेपर वर्क पूरा करने के बाद एक ऑफिसर 10,000 युएन का रिवॉर्ड लेकर आता है, साथ में 2 बस टिकट्स भी, जो कैप्टन आयरन की तरफ से व्यक्तिगत उपहार हैं। जाहिर है कैप्टन आयरन सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने न सिर्फ रिवॉर्ड मनी दी, बल्कि अपनी जेब से हमारे लिए टिकट भी खरीदे। आजकल ऐसा इंसान आखिर मिलता कहाँ है? मैं सच में कैप्टन आयरन को बहुत मिस करूंगा। रेक्स की आंख फड़कती है।
वह सचमुच मुझे पकड़कर स्टेशन से बाहर घसीट ले जाता है। ब्लेज, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि क्या हो रहा है? अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो कैप्टन आयरन को सचमुच हमें खत्म करने की इच्छा होने लगेगी। हम तेजी से शहर के पूर्वी हिस्से की ओर जाते हैं और बस में चढ़ जाते हैं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। मैं खिड़की से सिर टिकाकर जम्हाई लेता हूँ। रेक्स, वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्या मैं थोड़ी नींद ले सकता हूँ? रेक्स टिकट निकालता है और उसका विवरण पढ़ता है। ग्रेस्टोन सिटी से इंक्वेल सिटी, ट्रैवल टाइम 1 to 28 आवर्स। ब्लेज, जितना चाहे सो लो, हमारे उतरने से पहले बहुत समय है। इंक्वेल सिटी, 1 to 28 आवर्स। ये तो लगभग हमें दुनिया के दूसरे छोर पर भेजने जैसा है। और कंपटीशन में केवल 15 दिन है, उनमें से 1/3 समय बस में बिताना, क्या यह हमारी कमाई को नहीं खा जाएगा? इंक्वेल सिटी नहीं जाना है, हमें इस बस से उतरना होगा। जैसे ही कोच ग्रेस्टोन सिटी की सिटी लिमिट्स पार करेगा, चाहे वह बिल्कुल सुनसान जगह ही क्यों ना हो, मैं वापस लौटने के रास्ते में डिनर खरीद रहा हूँ। कैप्टन आयरन फोन रखता है और मुस्कुराता है। चले गए, आखिरकार चले गए। इंक्वेल सिटी, केवल वहां तक पहुंचने में ही कई दिन लग जाते हैं। अगर वे दोनों वापस